हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निट जी ज्ञान पर। दोस्तों, हमने जो है लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। मैंने आपको जो है 5 एग्जाम्पल बताए थे। उन सभी 5 एग्जाम्पल के बाद आपका थोड़ा सा बेस बन गया कि हाँ भाई, हम ये पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ये समझने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं। उसके बाद एक बेस बनाया था आपका कि भाई जो चार्ज होता है वो क्या होता है ना। चार्ज के बारे में हमने सारी कहानी पढ़ी थी कि भाई चार्ज, अगर हम एटॉमिक मॉडल से समझा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज आ जाता है ना। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सारी कहानी जो है हमने अपनी लास्ट लेक्चर में करी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, अगर हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। ये समझो भाई, अगर क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और साथ साथ सीख रहे हैं, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, आप जो है क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपको सीखनी है, पढ़नी नहीं है, सीखनी है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ना पढ़े तो हम क्या कर पाएंगे, मतलब हम क्या आगे जो है बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की तब आप कूलम्ब्स लॉ अच्छे से कर पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से कर पाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये जो है ना लिंक है। तो आज की क्लास में हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल ऐसे समझो भाई आप है ना ट्यूशन में पढ़ रहे हो, बिल्कुल 1 to 1 आप मुझसे पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठो, साथ साथ नोट्स बनाओ तो मजा आएगा, है ना। ये मत सोचो कि मैंने जो है रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर और आप जो है उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, हमारा जो मिशन है वो फ्री पढ़ाना है। अपनी नौकरी जो है बढ़िया है, सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा नंबर है, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी जो है अपना डाउट, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, वो आप शेयर कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू सीडब्ल्यू वीएमसी अनअकैडमी अकेडमी जो भी है, कहीं भी पढ़ते हो और फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन हम बना करके देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपनी पेन और कॉपी जो है साथ लेकर के बैठो। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें कौन सी पढ़नी है, हमें क्या समझना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम क्या समझते हैं। देखो, जैसे आपने, हम सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जैसे अब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो ही इज वेरी एंग्री मैन, तो हम बोलते हैं कि वो बहुत एंग्री मैन है। ऐसे ही यहां पर हम जो है चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट। सारी ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ध्यान से एक एक करके। ये नहीं सोचना है कि ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं या 2-3 ही पढ़नी है, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली प्रॉपर्टीज, दो लाइक चार्ज होंगे भाई, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर मान लो अनलाइक चार्ज है, ठीक है जी। लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, यानी कि ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे जी? दूर भगाएंगे भगाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इसके बाद जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये क्या होगा? अट्रैक्शन। ये पहली प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। अनलाइक चार्जेस, इसमें क्या हो गया? अट्रैक्शन। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो दूसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है किस तरह की क्वांटिटी है। अब ये किस तरह की क्वांटिटी का मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है। चार्ज जो है किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ये हमें समझना है। तो देखो, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें वेक्टर के जो लॉज हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो उसको फॉलो नहीं करेगा। सिंपल स्केलर है तो मतलब मैंने बोला मान लो 1 + 2 तो आप सीधा 3 कर देते हो, है ना। सॉरी। तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसमें स्केलर एडिशन या स्केलर सब्ट्रैक्शन फॉलो होगा, जैसे आप मैथ्स में करते हो, जो नंबर्स को ऐड करते हो उसी तरह से। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे ही आपको समझ में आया कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद आपकी तीसरी प्रॉपर्टी बनती है एडिटिविटी, है ना। थर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी है? एडिटिविटी। एडिटिविटी थर्ड प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसा कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें स्केलर एडिशन होगा। तो मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, अभी हम सिस्टम के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। मान लो आपके पास ये सिस्टम है ना। सिस्टम का मतलब मान लो जैसे ये रूम है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये सिस्टम है। मान लो आपकी क्लास का एक रूम है, वो सिस्टम मान लिया। उस क्लास में मान लो 60 बच्चे हैं, तो आपने 60 कैसे किया? आपने सारे बच्चों को काउंट किया, भाई वो रूम जो है सिस्टम बन गया। जब मैं स्कूल की बात करूंगा, स्कूल में कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे जी 2000 बच्चे हैं, तो वो स्कूल की जो पूरी बाउंड्री है वो क्या बन जाती है? एक सिस्टम बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही समझना है। तो मान लो यहां पर एक सिस्टम है और इसमें जो है चार्जेस है। मान लो मैंने बोला, मान लो इसमें 1e -2e +5e, यहां पर 5 प्लस लिख लेते हैं, -3e। ठीक है। अब मैंने बोला भाई इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम का, ये ध्यान रखना वो NE है, ये 1NE, NE Q = NE वाला जो मैग्नीट्यूड का फॉर्म बताया था आपको मैंने, ये वो है ±NE। तो N की वैल्यू आपको गिवन है। तो मैंने बोला भाई इस सिस्टम का जो है क्या बताओ? चार्ज बताओ। तो आपको Q नेट निकालना है बेसिकली, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा। तो जब आप इस सिस्टम का नेट चार्ज निकालोगे तो सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे ही 3 और 2 5 माइनस के, 5 और 1 6 प्लस का, तो 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 6 में से 5 गया 1, तो आपको +1e, ये आ गया आंसर, +1e कूलम। ठीक है, तो आपको जो है एडिटिविटी इस तरह से समझनी है। अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल लूं, भाई एडिटिविटी के अंदर ही मैं एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूं। मान लो ये सिस्टम है, ठीक है। अब की बार मैंने आपको बोला मान लो +10 कूलम, अब की बार ई के फॉर्म में नहीं दिया, 10 कूलम है, +2 कूलम, -6 कूलम, -4 कूलम। ठीक है जी, +7 कूलम, ये है, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम का आपको क्या निकालना है? क्यू नेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप क्यू नेट? अब आप मुझे जो है इसका आंसर बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। मैंने जैसा कि बोला, आप बिल्कुल ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ये मत सोचो कि कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। आप अपना रजिस्टर पेन लेकर के बैठो और जो है इसका सही सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? प्लस वाले ऐड कर लो, 10 2 12 और 7 19, 6 और 4 10, यानी कि 9 कूलम। तो प्लस का 9 कूलम आपको आंसर मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अब यहां ये मत सोचना NE वाला फॉर्मूला, NE की जगह जो E था 1.6 × 10⁻⁻19, आपने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई कर लिया है पहले ही। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिविटी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जैसा कि मैंने बोला अभी आपको, जैसे मान लो इस रूम में जो भी चीजें हैं, मतलब इस रूम को मैंने एक सिस्टम मान लिया। जब मैं आपकी क्लास की बात करता हूं और आपकी क्लास में मान लो 60 बच्चे हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा। जब मैं स्कूल की बात करूंगा तो स्कूल एक सिस्टम बन जाएगा, है ना। तो यहां पर जो सिस्टम की बात करेंगे वो हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। किसकी बात करते हैं जी? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? चूंकि आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है,
आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसके अक्रॉस जिसकी बाउंड्री के अक्रॉस ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा, ये आपने पढ़ा है। बट यहां पर एनर्जी और मास की तो बात है ही नहीं भाई, यहां पर एनर्जी और मास की बात तो है ही नहीं। यहां हम सिस्टम को कैसे समझेंगे ये जानना बहुत जरूरी है आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आइसोलेटेड सिस्टम किस तरह से समझना है। देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम था, ये हमारा कैसा था, एक आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कब काम करता है, इसका मतलब ये है कि किसी भी पहले अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, ये तो अभी आपको बताऊंगा, मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये मीनिंग है कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, कंजर्व भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं हम। तो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये, जैसे कि मान लो ये सिस्टम है, अब इसके अंदर ये चार्ज है, आपने इसका क्यू नेट निकाला +9 कूलम, ठीक है। अब ये क्यू नेट जो है +9 कूलम, ये कांस्टेंट रहेगा, ये इसका मीनिंग है। लेकिन कब अगर मान लो इसमें से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या ऐसा तो पॉसिबल, मतलब ऐसा पॉसिबल तो है ना कि भाई चार्ज यहां से ट्रांसफर हो जाए। इस प्रॉपर्टी को भी अभी हम समझेंगे कैसे होगा, उसको समझते हैं। लेट्स से कि भाई आपके पास मान लो ये रॉड है ना, ये रॉड है और इसके ऊपर मान लो मैंने बोला प्लस 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 प्लस, समझने के लिए है सब कुछ, ठीक है। माइनस वाला लेते हैं, खैर इसको जो है मैं माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। अगर आप इसको देखो तो क्या ये हाईली पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है? आप देखोगे कि ये जो है हाईली नेगेटिव है। अगर मैं इसके ऊपर नेट चार्ज निकालूंगा तो आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 3 प्लस के और 7 जो है माइनस के, तो आंसर में क्या आएगा आपको, -4e इसका क्यू नेट होगा, ठीक है। यही है। मान लो मैंने जो है एक दूसरा सिस्टम लिया, ये मान लो न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उठ करके इसमें से कहां चले गए जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है मान लो यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां आ गया। अब यहां पर जो है कितना चार्ज बचा, अगर मैं यहां पर क्यू नेट अब इस केस में देखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो 2 कम हो गए माइनस के, तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर, -2e, ठीक है। इस कलर से ध्यान रखना। और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 2 पहले न्यूट्रल था, यानी कि इसके ऊपर जो क्यू नेट था शुरुआत में वो 0 था। अब यहां जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो कितना आंसर आया यहां पर, -2e, ठीक है जी। अब आप यहां देखो, अब क्या है कि इस पूरे को अगर मैं सिस्टम बना दूं, ये पूरा जो है सिस्टम बना देते हैं, तो शुरुआत में और बाद में, यानी कि चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले और चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद। चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले इसके ऊपर क्यू नेट कितना था, देखो -4e और क्यू नेट 0, तो कितना था आंसर, तो -4e था। चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले क्यू नेट इस पर था -4e बिफोर ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से पहले जो है -4e। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो तब कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा जी, तो देखो -2 इधर है और -2 इधर है, तो कितना है -4e। तब भी जो है चार्ज जो है कांस्टेंट रहा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई जब हम सिस्टम मानते हैं तो वो किसको मान रहे हैं। तो जब मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं तो चार्ज कंजर्व है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको मानता हूं इस सिस्टम में, मतलब इसके अंदर मान लो इस रॉड को सिस्टम मान लिया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो चार्ज कंजर्व नहीं है। ये बात आपको समझनी है।
ये डिपेंड करेगा हम किसको सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये समझ में आया आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। तो बिफोर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा, आप देख सकते हो, है ना। अगर मान लो क्यू नेट यहां पर है -4 क्यू नेट आया -4 बिफोर एंड आफ्टर, यहां लिख लो इस बात को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फिफ्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड का, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये बताया था। अब N क्या था, N जो है आपने पढ़ा था ये होगा 1 2 3 इस तरह से चलेगा, यानी एक नेचुरल नंबर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, नेचुरल नंबर की तरह, है ना। यहां पर ये कतई नहीं होने वाला, हाफ हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन डेसिमल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद E की वैल्यू आपको बताई थी, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जो कि E है, तो वो क्या था आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो प्लस है और माइनस है, प्लस कब लेना है जब प्रोटॉन होगा, और माइनस कब लेना है जब इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलती यहां कर देते हैं, एन की वैल्यू होगी -1 -2 -3 +1 +2 +3 ऐसे कर देते हैं। यहां पर नहीं, माइनस इस और प्लस जो है स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस होगा तो प्रोटॉन है, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही मैंने बताया था, और इसमें एक एग्जांपल भी बोला था। मान लो मेरे पास 10 पेन है और आपने मुझसे मांग लिया सर मुझे 2 पेन दे दो, तो मैं 2 पेन ही तो दूंगा। अगर आपने बोला सर मुझे 2.5 पेन दे दो, तो आप बोलोगे सर ये क्या मजाक, मतलब मैं सर पूछेंगे तो थप्पड़ भी मार सकते हैं भाई तुम्हारे, 2.5 पेन कैसे दिए जाएंगे, 2.5 पेन मतलब तोड़ना थोड़ी ना है पेन को। तो ये डिपेंड करता है मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने यहां भी देखा, यहां पर 2 नेगेटिव उठ करके इधर आ गए थे, है ना। हालांकि ये चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी ये समझ में आया था 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ जाते हैं तो नंबर देखो 2 आए थे, ऐसा तो नहीं था 2.5 गया, आधा इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में पहले पढ़ानी चाहिए थी, बट ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में लास्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये प्रॉपर्टी समझ में आई। ये 3 प्रॉपर्टी, एक तो एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो 3 प्रॉपर्टी है आपके 12th में अगर आप सीबीएसई में हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिक्स्थ। अगर मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो वो क्या है जी हमने इनकी मेन प्रॉपर्टी जो है पढ़ ली है। सिक्स प्रॉपर्टी अब जो है ना, मतलब अब हमारे कॉन्सेप्ट से आएंगी ये प्रॉपर्टीज। सिक्स प्रॉपर्टी का चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, ये ध्यान रखना, चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे सरकारी नौकरी ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, आईएएस की नौकरी ट्रांसफरेबल है, कभी भी ट्रांसफर हो जाता है ना। सरकारी नौकरी ज्यादातर ट्रांसफरेबल होती है, स्टेट में भी है तो एक स्टेट में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही जो है चार्ज भी जो है क्या है भाई तुम्हारा ट्रांसफरेबल है। एग्जाम्पल तो अच्छा बैठ गया, फिट बैठ गया। तो चार्ज भी कैसा ट्रांसफरेबल, इसका ये मतलब है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के दौरान जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था, मान लो आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो खूब रबड़ के मैट पर,
अब फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी चार्ज हो गई और जैसे ही आपने किसी दोस्त को टच किया, हाथ मिला, तो एकदम झटका लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो आपकी बॉडी चार्ज हो गई है ना, और जैसे ही आपने किसी को टच किया तो चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से ही हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। जैसे ही वो चार्ज ट्रांसफर होता है आपको शॉक लग जाता है। तो यहां यही बताया गया है कि चार्ज जो है हमेशा क्या रहेगा, ट्रांसफरेबल। मतलब मान लो मैं चार्ज हूं पूरा, है ना, स्टिंग पी रखी है तो चार्ज हो, स्टिंग वाला एग्जांपल आप देखते हो एड में। तो खैर, तो चार्ज जिस भी बॉडी पर रहेगा, अगर वो बॉडी चार्ज, अगर वो किसी के साथ कांटेक्ट में आती है तो चार्ज क्या होगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। इसका ये मीनिंग है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल जॉब जैसे होती है। 7 नंबर, चार्ज के ट्रांसफर से बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट होता है। भाई, चार्ज के ट्रांसफर से क्या बॉडी के मास पर इफेक्ट होता है। मैं यहां देख रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, देखो यहां पर मैंने बताया था अभी कि जैसे चार्ज तो हमेशा ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते, ध्यान रखना। चार्ज में ट्रांसफर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है एटम के अंदर, वो ट्रांसफर होता है। तो चार्ज एसोसिएटेड विद मास, इसका ये मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो कितना होता है जी, आई थिंक 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ये मास वैसे तो बहुत कम है, ये मास वैसे तो ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे, इस वाले एग्जाम्पल से ही समझ लो, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे तो इसका मास थोड़ा ज्यादा था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के यहां गए तो इसका मास क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, और इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये मास जो है बहुत ही क्या है, कम है। ये मास जो है बहुत ही कम है, बट इसको हम इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो यानी कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो दूसरी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसके अलावा और कुछ नहीं समझना है इसमें। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसका मतलब मास भी कम होगा। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट ये जो डिफरेंस आएगा, लॉस ऑफ मास जो भी आएगा, वो बहुत ही कम होगा। इसलिए हम इसको यहां पर जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इस चीज को थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं हम मास के बारे में। ठीक है जी, 7वीं प्रॉपर्टी, 8वीं, नेक्स्ट। सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, हमने जो है अभी तक सारी चीजें देखी हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, इसका ये मतलब है जैसे कि आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी। क्या इक्वेशन है भाई, मैं भी देख लूं, कभी कभी हमारा भी दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाँ, डायनामिक मास, मतलब जब मास m इज इक्वल टू m0 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मतलब ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है, इसका क्या मीनिंग है इसको समझेंगे। इसका ये मीनिंग है कि अगर किसी भी बॉडी का मास बहुत ज्यादा स्पीड में है, अच्छा कोई भी बॉडी जो है बहुत ज्यादा स्पीड में है, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखते हैं यहां पर। अगर मान लो कोई बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड में है तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं यहां बताने वाला हूं। पहले तो ये समझो, जो m0 है वो क्या है, आपका रेस्ट मास है। m0 क्या है, रेस्ट मास। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो उसका जो मास है वो m0 है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास क्या होगा,
ये हमें समझना है। तो v आपका जो है नॉर्मल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है मूव करेगी, और c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब यहां पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लो आपका जो v है, शुरुआत में v जीरो है, ध्यान से समझो, ये जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो है तो मास कितना हो जाएगा, m जो है आपका m नॉट के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो बॉडी का जो मास है वो रेस्ट मास के इक्वल है, यही तो है। अब अगर वेलोसिटी जो है आपकी c के इक्वल आ जाए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है समझना, वेलोसिटी c के इक्वल आ जाए तो ये कटकुटा के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई पहले ये जीरो था, ये टर्म जीरो थी, तो स्क्वायर रूट में 1 बचता, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो m जो m नॉट के इक्वल आ गया। इस केस में नेक्स्ट वाले में अगर वेलोसिटी c के इक्वल हो जाए तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। तो m नॉट अपॉन में 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो m क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। अगर वो बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया आपको। तो ये हम जो है मास के केस में तो पढ़ते हैं, क्या हम चार्ज के केस में पढ़ते हैं, ये हमें समझना है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये आपको समझना था। जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चाहे किसी भी स्पीड से चलता रहे, ये इसका मीनिंग था। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब कोई भी बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी है ना, कोई चार्ज बॉडी है, वो बहुत तेजी से मूव कर रही है, तो उस बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो भाई ये तो आपको समझ में आया। और मास जो है डिपेंड करेगा स्पीड पर, है ना। मास जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बॉडी का मास क्या होगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है। तो ये थी 8वीं प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होगे सर ये वाली जो प्रॉपर्टी थी आपने क्यों पढ़ाई, है ना। आप बिल्कुल ये सवाल जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये बुक्स में भी रहता है। तो आप सोच रहे हो यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम मास से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के मास से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्या था भाई, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें पढ़ा होगा F इज इक्वल टू, ठीक है बता देता हूं, वहां पढ़ा था F इज इक्वल टू ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लगता है G इंटू M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। वहां पर क्या पढ़ते थे, मान लो दो बॉडी है, ये मास है, ये दूसरा मास है, ये M1 है, ये M2 है, उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ये होता है। यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में। मान लो यहाँ एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज यहाँ है ये भी प्लस, मान लो ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच में जो है फोर्स लग रहा है, लेट्स से ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना होगा, ये हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। खैर मैं यहां लिख देता हूं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, मास और चार्ज जो है इन दोनों लॉ के हिसाब से अगर इन दोनों को देखो तो ये फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं, इसीलिए यहाँ कंपैरिजन जो है मास और चार्ज का स्पीड के साथ कराया गया है ना। और स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, लेकिन चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो भाई आज की क्लास में हमने जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और उम्मीद करता हूं सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई, और उम्मीद करता हूं आपने नोट्स भी बनाए होंगे। मैंने जैसा कि आपको बोला बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ये कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है। मतलब मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूं बट आप इसको मानो मत कि रिकॉर्डिंग है। आप अपना पेन और पेपर लेकर के बैठो और जो है धीरे 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 जो है इन सब चीजों को पढ़ते रहो और समझते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी नंबर है यहाँ पर आपके सामने, कोई भी नंबर तो देता नहीं है, मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर डायरेक्ट अपना डाउट जो है पूछ सकते हो।
फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं अब वो क्वेश्चन, अच्छा ये मैं आपको बताया तो वो क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, वो जो क्वेश्चंस हम करेंगे हम नीट, जेई और सीबीएसई तीनों के लेवल के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और अभी तक जितना भी पढ़ा है उसी के सारे क्वेश्चंस वहां पर होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने घर पर बैठ करके भी जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो यहां तक, और कोई भी डाउट रहेगा तो आपके पास सीधा सीधा नंबर है। ठीक है भाई, हमारा जो मिशन है वो टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में या गड्ढा में, कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा तो मिशन ये है भाई, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, और अच्छी से पढ़ाना नहीं है, सिखाना है भाई, मेरा मकसद ही सिखाना है। आप सीखोगे तो आपको आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा। आप सीखते नहीं हो, प्रॉब्लम यही है। आप क्या करते हो, सब पढ़ते हो तो मगअप करते हो, चीजों को याद करते हो, रटते हो। उसको सीखना है, जितना आप सीखोगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से चीजों को कर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो भाई आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी जो है आप अपना डाउट भेज सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल को भी प्लीज फॉलो कर लो। वहां पर क्या करता हूं मैं, वो छोटी वीडियो डालता हूं, वो छोटी वाली रील डालता हूं जो मैं 1 मिनट में कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। और शॉर्ट वीडियो चैनल पे भी डलती रहती है यूट्यूब के, जिसमें एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। वहां पर मैंने 11th क्लास स्टार्ट करी है शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर एक टॉपिक, 1 मिनट के अंदर एक टॉपिक, आप उसको पढ़ो, उस वीडियो को देखो, तो आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। डिटेल में समझना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप करना, आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन हम बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।